दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम में सबसे बड़ा डिफरेंस नॉलेज का नहीं होता। डिफरेंस होता है आंसर राइटिंग का। बहुत सारे एस्पिरेंट्स सिलेबस पढ़ लेते हैं, पीवाईक्यू पढ़ लेते हैं, नोट्स तक बना लेते हैं, लेकिन जब आंसर राइटिंग करने बैठते हैं तो उन्हें क्या लिखना है यही नहीं पता होता। इवन 90% एस्पिरेंट्स को तो आंसर राइटिंग करने तक नहीं आता। आज के इस वीडियो में मैं एक डिटेल में बताऊंगा कि एक आंसर राइटिंग के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए। इसके साथ में एक सीक्रेट भी रिवील करूंगा कि आंसर राइटिंग के लिए क्या-क्या अप्रोच रखनी भी चाहिए। बहुत डिटेल में रहेगा ये वीडियो, जैसा कि आप देख पा रहे हो, और लास्ट में मेरी खुद की तरफ से एक टिप्स भी रहेगा, ठीक है? बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब बात है कि रियलिटी ऑफ मेंस आंसर राइटिंग। यूपीएससी मेंस में जो है ना, सबसे पहली चीज़ तो नॉलेज तो देखिए, प्री पास करके गए तो सबके पास तो इक्वली नॉलेज होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ओके? बात आती है कि आपने मेंस के क्वेश्चन को कितना अच्छे से अंडरस्टैंड किया है, कितनी ज़्यादा क्लियरिटी आई है आर्ग्यूमेंट्स में, और अपना एक स्ट्रक्चर किस तरीके से प्रेज़ेंट कर रहे हो। आंसर राइटिंग में सबसे पहली चीज़ तो आपको आंसर राइटिंग समझ में आनी चाहिए, और दूसरा है कि स्ट्रक्चर। अगर आपकी स्ट्रक्चर ही नहीं होगी तब तो कोई मतलब भी नहीं है, और क्लियरिटी होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, इससे जो एक क्लियरिटी आएगी कि नॉलेज और स्ट्रक्चर और मार्क्स, ये दोनों आपको सबसे अच्छे से पता चलता है कि हाँ, मैं अगर ये चीज़ें करता हूँ या करती हूँ तो मुझे ये सब चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, है ना? दूसरी चीज़ क्या होती है कि एस्पिरेंट्स ज़्यादातर आंसर राइटिंग में फेल क्यों होते हैं? उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो पहला रीज़न है कि क्वेश्चन को प्रॉपर्ली एक तो समझ में नहीं आता। होता है ना कभी-कभार कि जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं और समझ में नहीं आता है। पहली चीज़ तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, अगर मुझे समझ भी गया, तो मुझे स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये नहीं पता होता है। तीसरा क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट, कि भाई जो क्वेश्चन पूछा गया वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया, वो भी नहीं पता है। चौथा, एग्जाम्पल नहीं देते अपन, कि एक क्वेश्चन लिख दिए उसके नीचे एग्जाम्पल नहीं लिखते। और सबसे लास्ट है वीक कंक्लूजन। कंक्लूजन कभी अच्छा नहीं होता। ये सब चीज के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे कि इस एक क्वेश्चन को मैं आज के ऊपर बात करूंगा कि लास्ट में क्या होता है, ठीक है? इसके साथ क्या है, रिजल्ट और मार्क्स ड्रॉप। जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है ओह मैंने ये गलती कर दी, अगर नहीं किया था तो मेरे मार्क्स बढ़ जाते हैं। मैं आऊंगा इस चीज के ऊपर लास्ट में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। होता क्या है, बैड आंसर क्या होता है? पहली बात तो आप कोई आंसर लिखते समय पैराग्राफ यूज करने लग जाते हो, कोई हेडिंग नहीं देते हो, कोई क्लियरिटी नहीं रहती है ना। ऑब्वियसली जब आप कोई आंसर लिखते हो उसमें कोई आप अच्छे से लिखोगे नहीं। पहली बात तो ऐसी लैंग्वेज लिखिए ताकि वो डिसाइफर हो पाए, ऐसा मत लिख दीजिए कि कोई पढ़ ही ना पाए। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है कि पैराग्राफ, हम पैराग्राफ में लिखते हैं तो पैराग्राफ में फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। पैराग्राफ ऐसे के लिए बना है, लेकिन आंसर राइटिंग करते समय जीएस 1 2 3 4 के, तो वहां पे आपकी क्लियरिटी और आपके कॉन्सेप्ट और आपके डायमेंशन, ये सबसे ज्यादा कवर होने चाहिए। अब आप जब पैराग्राफ लिखोगे तो आपके डायमेंशन ही नहीं कवर होंगे, तो डायमेंशन कवर करने के लिए क्या अप्रोच रखना चाहिए? तो पहली बात तो, जब भी आप आंसर लिखते हो तो उसका एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। जब पॉइंट्स मिल रहे हैं आप तो उसके सब हेडिंग्स भी होनी चाहिए, हेडिंग भी होनी चाहिए, पॉइंट्स भी होनी चाहिए, और कंक्लूजन भी होनी चाहिए, है ना? कि मैं जैसे बोलता हूँ कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऊपर लिख रहा हूँ, अब मैंने टूरिज्म डिपार्टमेंट में कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर लिखा हूँ, उसके नीचे सब पॉइंट आ रहा है, उस सब पॉइंट को भी मैं लिख रहा हूँ, है ना? कि ये मेरा पॉइंट हो गया, इसके नीचे मेरे सब पॉइंट हो गए, और इसके नीचे मेरे थोड़े से एग्जाम्पल हो गए, है ना? अतुल्य भारत, फिर देखो मेरा देश करके मिशन। तो ये सब चीज क्या है, ये सब चीजें हमें अवेयर करवाती है, और जब हम ऐसे स्कीम्स को भी डालते हैं तो एक अच्छा आंसर बन के आता है। तो गुड आंसर लिखने के लिए आपके इंट्रोडक्शन, हेडिंग, सब हेडिंग होनी चाहिए, पॉइंट्स होनी चाहिए, कंक्लूजन में होनी चाहिए। पैराग्राफ में मत लिखिएगा, वरना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। फिर आता है कंटेंट और क्लियरिटी। सबके पास कंटेंट है आज के टाइम पे, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास कोई मैगजीन ना हो, जिसके पास कोई स्ट्रक्चर ना हो, जिसके पास कुछ ना हो। हर चीज इजीली अवेलेबल है, मगर क्लियरिटी है ही नहीं। कि मैं अगर आंसर लिख रहा हूं तो लॉन्ग सेंटेंस में लिखता हूं, मैं अपने ग्रामर, इज, दैट, दे, वेयर सब कुछ ऐड कर देता हूं। उसके वजह से आंसर तो एक सेंटेंस पूरा बड़ा तो बन जाता है, मगर वो पूरा लूप एरिया में चले जाता है और बहुत दूर तक उसका नामो निशान नहीं मिलता है। कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं कि भाई मुझे ही नहीं पता मुझे कौन से पॉइंट पहले रखने थे, कौन से पॉइंट बाद में रखे थे, तो मैं बहुत सारे पॉइंट को बाद में रख देता हूं, जिससे और मिस्टेक्स क्रिएट हो जाती है। अब बेटर आंसर क्या होता है? पहली बात तो जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो क्लियरिटी लाइए कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। दूसरा क्या है, जब आप क्वेश्चन के आंसर को जाते हो मेन बॉडी पार्ट में, हेडिंग सब हेडिंग के ऊपर बात किए थे, टू द पॉइंट बात करिए। कीवर्ड्स का सबसे ज्यादा यूज करिए। बिलीव मी, अगर आपको मेंस निकालना है ना, तो इसके ऊपर काम करना चालू कर दीजिए, कीवर्ड्स के ऊपर। अगर कीवर्ड्स के आपका अच्छा हो गया तो एग्जाम आपका चुटकी में निकल जाएगा। तभी ये शॉर्ट सेंटेंस भी आएगा, तभी एक रिलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स भी मिल पाएंगे। ओके,
अब एग्जामिनर का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, जब मैं अभी जैसे हूं, मैं अगर अब सोचूंगा कि मैं कुछ एस्पिरेंट्स का कॉपी चेक करूंगा, तो मुझे क्या लगता है कि रियल वर्ल्ड की से साथ अंडरस्टैंडिंग हो, पॉलिसी अवेयरनेस फैलती रहे, कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस रहे। कि मैंने पूछा है अगर वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर और फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर पूछा है, तो मैं उस रेवोल्यूशन को घुमा के रशिया एशिया से ना ले लूं, अमेरिका से ना ले लूं। मतलब वो ये चाहता है कि क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन का जो डिमांड है मैं उसे फुलफिल करूं, है ना कि मुझे जो आता है मैं वो लिख दूं। अब अपने साथ क्या होता है कि हम जब भी पढ़ते हैं, आईएनसी का आया, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स का कोई क्वेश्चन आया, अब मुझे जो पता है मैं लिखना चालू कर दूंगा। कुछ देर तक हम 3 से 4 तक लाइन तक हम क्वेश्चन के साथ फॉलो करते हैं, उसके बाद जो मुझे आता है दिमाग में मैं वो लिखना चालू कर दूंगा। तो यहीं पे आके हमारा मार्क्स कटना चालू हो जाता है। तो पहली बात तो कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस तो रहना चाहिए। अब अगर कोई करंट अफेयर से आया है तो उसको करंट अफेयर के साथ कनेक्ट करिए, तो सबसे ज्यादा वैल्यू भी मिलेगी। और पॉलिसी अवेयरनेस, ऑब्वियसली अगर कोई पॉलिसी से क्वेश्चन है तो वो तो पता होना चाहिए। मगर ये सब तो ठीक है सर, मगर मैं अभी क्या कर सकता हूँ इसमें? ठीक है, मैं बताता हूँ क्या क्या करना है। देखिए, पहली बात है, जब भी कोई गवर्नमेंट के स्कीम्स पूछे जाए तो गवर्नमेंट के स्कीम्स को ऐड करते जाइए। जितना ज्यादा आप गवर्नमेंट की स्कीम, फैक्ट्स और डेटा को प्रेजेंट करोगे, उतना ज्यादा आपके क्वेश्चंस के अंदर एनरिच भी आएगी और आंसर भी आपका एनरिच होकर निकल के आएगा। दूसरा क्या है, अगर कोई कमिटीज है तो कमिटीज के बारे में बताइए। तीसरा क्या है, रिपोर्ट्स के बारे में बताइए। चौथा, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, केस स्टडीज। जब आप पॉलिटी के जैसे क्वेश्चन या हिस्ट्री या सोसाइटी के कोई क्वेश्चन करते हो, तो ये चारों डायमेंशन कवर होते रहने चाहिए। अब वीक कंक्लूजन देखिए, अब आपने आंसर अच्छा लिख दिया, इंट्रोडक्शन अच्छा बना दिया, सब कुछ अच्छा बना दिया, अब कंक्लूजन ही अच्छा नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। कॉमनली मिस्टेक क्या होता है कि हम जो एंडिंग करते हैं ना, वो सडनली हो जाती है कि मैंने बनाया बनाया तुरंत आंसर लिखते हैं, तुरंत सडनली एंड कर दिया। अब यहां पे आके पूरा मामला खराब हो जाता है। तो करना क्या है, जब भी आप कंक्लूजन करो तो बैलेंस्ड होना चाहिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कंक्लूजन कहां पे लिखना है, आर्ग्यूमेंट्स कहां पे लिखना है, तो वो सब चीजें मैंने पिछले ही एक वीडियो में अच्छे से समझाया था डिटेल में। तो सर कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, तो कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कुछ कुछ। देखिए क्या लिख रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट इज एसेंशियल फॉर ए इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्या आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रामर दिख रहा है, इज दैट दे वेयर, कुछ बहुत ज्यादा दिख रहा है? नहीं ना, बहुत नॉमिनल है। मैं भी यही बोलना चाह रहा हूं, अगर आप अपने कंक्लूजन में बहुत मिनिमम चीजें यूज करोगे, बहुत क्वालिटी वाले कीवर्ड्स यूज करोगे, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, यहीं पे 2 कीवर्ड है, अगर आप ऐसे कीवर्ड्स को यूज करते हो तो आपके आंसर की क्वालिटी और एनरिच होती है। ठीक है, अब बात आता है कि सर ये तो सब ठीक है, अब आप बताइए कि स्टेप्स क्या होने चाहिए। देखिए पहला क्या है, परफेक्ट आंसर फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो अंडरस्टैंड करिए क्वेश्चंस को, क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो उस क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़िए। अगर क्वेश्चन को 1, 2 और 3 पार्ट में बांटा गया है तो पहले एक पार्ट को एड्रेस करिए, फिर दूसरे पार्ट को, फिर तीसरे पार्ट को। नहीं कि मुझे तीसरा आता है इसलिए मैं सबसे पहले तीसरे को एड्रेस कर दूंगा, यहां पे आके गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, राइट क्लियर पॉइंट। अगर आप कोई चीजें बता रहे हो तो एक तो रिलेवेंट हो और ऊपर से बहुत क्लियरली मेंशन भी हो। तीसरा क्या है, एड एग्जांपल और डेटा। अगर ये दोनों आप ऐड नहीं करोगे तो कोई मतलब भी नहीं मिलेगा। फिर गिव स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन, और कंक्लूजन तो बहुत स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। लेकिन स्टिल यूपीएससी मेन सिलेक्शन डिपेंड किसके ऊपर होता है, तो ये होता है सीएसआर के ऊपर। ये एक मेरा फॉर्मूला है, मैं बताता हूँ सीएसआर का मतलब क्या है। सी से क्या है, सॉरी, ओके, सी से मतलब है क्लियरिटी, एस से मतलब है स्ट्रक्चर और आर से मतलब है रिलेवेंस। अगर आपके आंसर मींस राइटिंग में क्लियरिटी के साथ है, स्ट्रक्चर के साथ है और रिलेवेंस है, मतलब उस क्वेश्चन से मिलता जुलता है, तभी आप इस एग्जाम को निकाल भी पाओगे, वरना तो फिर बस करते रहो पढ़ते रहो। फिर क्या आता है, प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी। अब सर ये तो अब तो मुझे समझ में भी आ गया, अब इसके आगे क्या, बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं। देखिए, प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी के लिए इंप्रूव आंसर राइटिंग कैसे इंप्रूव करेंगे, तो पहली चीज है, सबसे पहला कि सॉल्व करिए पीवाईक्यू, रेगुलरली करनी है आपको, ऐसा नहीं कि कोई दिन को गैप देना है, हर दिन करिए, डेली करते रहिए। आंसर राइटिंग जो डेली होनी चाहिए, जो कि आपके पीवाईक्यू के बेस पे, या तो आप कहीं से क्वेश्चन उठा के कर लीजिए। तीसरा, एनालाइज टॉपर्स कॉपीज। जब ये दोनों पे आपकी एकदम अच्छी पकड़ हो जाए ना, तब जाइए आंसर कॉपी टॉपर्स के। यूजुअली हम क्या करते हैं, पहले ही जाके इसको उठा लेते हैं, जिसके वजह से मार्क्स रुक जाता है। फिर फोकस ऑन प्रेजेंटेशन।
अब प्रेजेंटेशन की बात आती है। अब यहां तक क्या होता है कि आपको ये पता तो चल जाता है कि हाँ मुझे ऐसे करना था, ऐसे करना था, ये लिखना था, वो लिखना था, वगैरह वगैरह। लेकिन उसके लिए क्लियरिटी तभी आएगी ना जब आप ये तीनों फेज से होके जाओगे, तब आपका एक प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा। आंसर राइटिंग करना मतलब 1 या 10 दिन या 15 दिन का काम नहीं है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लेता है। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल के जाऊंगा, रियल रीड करिए, अंडरस्टैंड करिए, राइट करिए और इंप्रूव करिए। ये जो फेज है ना, ये 10 दिन का नहीं है, 1 से 1.5 महीने का आता है। एक चीज मैं सच बता रहा हूं कि अगर इस एग्जाम को निकालना है तो प्री तो मत खेलिए, मेंस तो पढ़ना पड़ेगा ही किसी भी हाल में। ठीक है, तो मेंस की आंसर राइटिंग करना चालू कर दीजिए जितना हो सकता है। और जाते जाते सिर्फ इतना बोलूंगा कि अभी टाइम अच्छा है। मेंस आंसर राइटिंग पे आप जितना ज्यादा फोकस करोगे उतना ज्यादा आप क्वालिटी में आओगे, उतना ज्यादा आप एग्जाम निकालने के पास में पहुंचोगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं ऐसी एक बुकलेट पूरा बना के दे दूंगा आपको, जब अभी तो मैं ये लिखना चालू किया पूरा मेंस का। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो मैं ये जो अभी आपके सामने पूरी चीजें दिख रही है ना, ये मैं फ्री में प्रोवाइड करूंगा जैसे ही ये पूरा बुकलेट तैयार हो जाएगा। ओके दोस्तों, कि पूरा एक मेंस आंसर राइटिंग का गाइडेंस प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, हमें भी सपोर्ट मिलेगा तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे लाते रहूंगा। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद।